Good morning to one and all. I am Prem Kaur Padle. My dear students, today I am here along with the third part of the three orders. My dear students, in this session we will discuss about the new agricultural technology. We will see a fourth order, new towns and townspeople, and कैथेड्रल टाउन्स. बच्चों, आज हम इंग्लैंड के न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो इंग्लैंड में नई कृषि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया उसको जानेंगे. उसके पश्चात हम फोर्थ ऑर्डर, चौथा वर्ग जो था, किस तरह से नए नगर का विकास हुआ और वहाँ के नगरवासी कैसे थे उसको जानेंगे. और कैथेड्रल टाउन, कैथेड्रल शहर जो था, नगर जो था, उसकी कुछ खास बातों को समझेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म डेवलप्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम द 11th सेंचुरी. सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी से हुआ. द एंजल्स एंड सेक्शंस फ्रॉम सेंट्रल यूरोप हैड सेटल्ड इन इंग्लैंड इन 6th सेंचुरी. बच्चों, जो छठी सदी थी उसके उसमें मध्य यूरोप से, सेंट्रल यूरोप से एंजल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर के बस गए. और इंग्लैंड देश का जो नाम है, इंग्लैंड देश का नाम एंजल लैंड का रूपांतरण है. ओके, द कंट्रीज नेम इंग्लैंड इज अ वेरिएंट ऑफ एंजल लैंड. इन 11th सेंचुरी विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी क्रॉस्ड द इंग्लिश चैनल विद एन आर्मी एंड डिफीटेड द सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड. बच्चों, 11th सेंचुरी में नॉर्मंडी का एक ड्यूक, ठीक, विलियम ने अपनी सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार किया और इंग्लैंड के जो सैक्सन राजा थे उनको हरा दिया. अब इस समय फ्रांस और इंग्लैंड, इन दोनों में बेटा जो क्षेत्रीय सीमाएं होती थी, ठीक है, जो टेरिटरी होती थी और जो ट्रेड होता था, उसके कारण छोटे मोटे युद्ध होते रहते थे. From this time, France and England were often at war because of disputes over territory and trade. तो क्षेत्रीय सीमाओं के कारण और व्यापार के कारण कुछ विवाद उनमें होते रहते थे और प्राय यहाँ पर युद्ध होते रहते थे. विलियम फर्स्ट had the land mapped and distributed it in section of 180 Norman nobles who had migrated with him. बच्चों, विलियम फर्स्ट ने क्या काम किया? जब इसको जीत लिया तो उसने सबसे पहले लैंड को, उसका मेज़रमेंट करवाया, उसने उसके मैप बनवाए और उसके साथ जो 180 नॉर्मन नोबल्स अभिजात आए थे उनको उन्होंने बांट दिया. ठीक है. द लॉर्ड बिकेम द चीफ टेनेंट्स ऑफ द किंग. यही लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए थे बच्चों. एंड वर एक्सपेक्टेड टू गिव हिम मिलिट्री हेल्प. और ये उनसे ये उम्मीद भी की जाती थी कि वो सैन्य सहायता प्रदान करेंगे अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो. वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए भी बाध्य थे. नाइट्स कौन होते थे हमने आपको पिछले सेशन में बतलाया. एक प्रकार की वो कैवलरी फोर्स होती थी, घुड़सवार सेना होती थी. तो जब कभी राजा को ज़रूरत होती तो नाइट देने के लिए भी वो बाध्य हो गए थे. ठीक. They soon began to gift some of their own lands to knights who would serve them just as they in turn served the king. बच्चों, वो शीघ्र ही जो है, जो यहाँ पर जिन अभिजातों को 180 नॉर्मन्स को जो ज़मीनें मिल गई थी, शीघ्र ही वे भी जो नाइट्स को कुछ भूमि उपहार में देने लगे. ठीक है. और वो कैसी उम्मीद करने लगे कि वे भी जो नाइट्स थे वो भी इसी प्रकार से उनकी सेवा करेंगे जिस तरह से वे अपने राजा की सेवा करते हैं. ठीक. लेकिन एक शर्त थी. दे कुड नॉट हैव यूज देयर नाइट्स फॉर प्राइवेट वॉरफेयर. वो अपने निजी युद्धों के लिए नाइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि यह इंग्लैंड में बैन था. ये इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, विच वॉज फॉरबिडन इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में इस पर प्रतिबंध था. एंग्लो सैक्सन पीजेंट्स बिकेम टेनेंट्स ऑफ वेरियस लेवल ऑफ लैंड होल्डर्स. बच्चों, एंग्लो सैक्सन जो कृषक थे वो अलग अलग स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन चुके थे. तो इस तरह से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ के इंग्लैंड के बारे में हमारे सामने आती है. बच्चों, इसके अलावा जो
एनवायरनमेंट है और यूज़ ऑफ लैंड, ठीक, वो आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उनके इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स को ज़रूर पढ़ लेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर अबाउट द न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। 11वीं सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई या कुछ जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, अब हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। Initiated of basic wooden plugs, cultivators began using heavy iron tips plugs and mold boards। पहला तो बेटा यही था, फर्स्ट चेंज जो था कि जो पहले लकड़ी के बने हुए हल होते थे, अब उनकी जगह पर किसका यूज़ होने लगा? आयरन टिप प्लग का। लोहे की भारी नोक वाले हल का इस्तेमाल होने लगा, और साथ ही एंड मोल्ड बोर्ड्स, जो सांचेदार पट्टे होते थे, उनका उपयोग होने लगा। दिस प्लग्स कुड डिग मच डीपर एंड द मोल्ड बोर्ड्स टर्न द टॉप सॉइल प्रॉपरली। अब ये जो आयरन टिप प्लग का इस्तेमाल किया जाता था बेटा, ये का थोड़ा डीपर, ये जो था अधिक गहरा खोद सकता था, और जो सांचेदार पटरे होते थे, मोल्ड बोर्ड्स होते थे, वो टॉप सॉइल को प्रॉपरली जो है पलट सकता था, टर्न कर सकता था, ठीक है, ऊपरी जो मृदा होती है उसको पलट सकता था। तो इससे क्या होने लगा, जो न्यूट्रिएंट्स होते थे ज़मीन में, भूमि में जो न्यूट्रिएंट्स होते थे, उसका बेटर यूटिलाइजेशन होने लगा, बेहतर उपयोग होने लगा। ये था नंबर 1। नंबर 2 था बेटा, द मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग एनिमल्स टू द प्लग इम्प्रूव्ड। जो पशुओं को हलों में जोतने के तरीके होते थे, उसमें सुधार हुआ। नंबर 2 था, है ना। इनिशिएटेड ऑफ नेक हार्नेस, द शोल्डर हार्नेस केम इनटू यूज। जो जहाँ पशुओं को के पहले गले के स्थान गले पर बांधा जाता था, अब वो कंधे पर बांधा जाने लगा। अब इससे क्या हो गया कि अब जो पशु था उसको अधिक शक्ति मिलने लगी, ठीक है। उसके बाद कंधों का इस्तेमाल किया जाने लगा, पहले उसकी गर्दन का इस्तेमाल किया जाता था, गले का, है ना। दिस इनेबल एनिमल टू एक्सर्ट ग्रेट पावर। हॉर्सेस वर नाउ बेटर शूट विद आयरन हॉर्स विथ प्रिवेंटेड फुट डिके। बच्चों, अब घोड़े के खुरों में भी अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे अब क्या हो गया कि उनके खुर जो थे वो सुरक्षित होने लगे। और कृषि के लिए जो और ज़्यादा जो चेंजेस आए बेटा, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में चेंजेस, देयर वाज इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंजेस के तौर पर हम इसे देख सकते हैं कि कृषि के लिए जो विंड एनर्जी थी, वाटर एनर्जी थी, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या बहुतायत में प्रयोग होने लगा। अब इससे क्या हो गया कि यूरोप में जो अनाज पीसने, ठीक है, और अंगूरों को निचोड़ने के लिए अब अधिक जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने अब स्थापित होने लगे थे। अगर अनाज को पीसना है और अंगूरों को निचोड़ करके जो वाइन तैयार की जाती थी, उसके लिए विंड पावर मिल्स का और वाटर पावर मिल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था। देयर वर आल्सो चेंजेस इन लैंड यूज। तो बच्चों, आपने अभी तक ये जो चेंजेस दिया उसमें इसको और ऐड करते हैं कि भूमि के जो तरीके थे, भूमि के उपयोग के तरीके, उसमें भी बदलाव आया। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंजेस आया बेटा, वो था 3 फील्ड सिस्टम, ठीक, 3 फील्ड सिस्टम, 3 खेतों वाली जो व्यवस्था में थी, उसमें कुछ चेंजेस आए। अब इस सिस्टम में क्या था, इन दिस peasants could use a field 2 years out of 3 if they planted it with one crop in autumn and different crops in spring, a year and a half later। ये कहता है कि इस व्यवस्था में कृषक जो थे 3 वर्षों में से 2 वर्ष अपने खेत का उपयोग कर सकता था, बशर्ते वह एक फसल कब ले ले, ऑटम ब्रेक में, शरद ऋतु में ले ले, और उसके 1.5 साल के बाद दूसरी जो फसल है वो कब ले ले, स्प्रिंग सीजन में ले ले। तो इसका अर्थ ये होता था कि कृषक जो था अपने जोतों को, अपनी खेतों को जोतों को 3 खेतों में बांट सकते थे, ठीक है, और वे मानव के उपयोग के लिए एक खेत में ऑटम ब्रेक में, ऑटम सीजन में गेहूं या राई बो देता था, दूसरे में स्प्रिंग सीजन में जो यूज़ करने के लिए मटर है, सेम है, मसूर है, घोड़ों के लिए जौ बाजरा है, इसका उपयोग कर सकता था। तीसरा खेत परती रहता था, खाली रखा जाता था, और प्रत्येक वर्ष वे तीनों खेतों का प्रयोग
बदल बदल करके वो कर सकते थे। तो ये था 3 फील्ड सिस्टम। ठीक है, तो द सेकंड कुड बी यूज इन स्प्रिंग एंड रेस। बच्चों, मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि एक जो बड़ा सा खेत है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उन खेतों को कुछ टाइम पीरियड के बाद यूज़ किया जा सकता था। अब उन खेतों में अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के हिसाब की चीज़ फसलों का लगा करके वो उसको उसकी पैदावार कर सकता था। तो ये 3 फील्ड सिस्टम था। इसमें मतलब जो लैंड यूज़ है उसमें को चेंज लाया गया, तब जा कर के ये प्रोडक्शन भी उनका बढ़ने लगा था। विद दिस इम्प्रूवमेंट्स, ये जितनी भी चीज़ें था उसमें इम्प्रूवमेंट्स के बाद क्या हुआ, देयर वाज एन ऑलमोस्ट इमीडिएट इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ लैंड। इन सुधारों के कारण जो भूमि की प्रत्येक इकाई थी उसमें उत्पादन बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। ठीक, फूड अवेलेबिलिटी थी बेटा वो डबल हो गई। अब यहाँ पर पीस, बीन्स, ये इनके ज़्यादा से ज़्यादा, ये वेजिटेबल्स जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होने लगी। क्यों? क्योंकि ये यूरोप में आहार के में अधिक प्रोटीन का और पशुओं के लिए अच्छे चारे के सोर्सेज बन गए थे पीज और बीन्स, है ना। फॉर कल्टिवेटर्स इट मींट बेटर अपॉर्चुनिटी, दे कुड नाउ प्रोड्यूस मोर फूड फ्रॉम लेस लैंड। बच्चों, अब कम भूमि पर ये अधिक भोजन का उत्पादन करने लगे थे। कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगे थे। 13वीं सेंचुरी तक एक कृषक के खेत का जो साइज होता था 100 एकड़, वो रिड्यूस होकर के 20 to 30 एकर्स पर आ गया। अब जब ये छोटा हो गया तो छोटी जो जोत होती थी, होल्डिंग विच वर स्मॉलर कुड बी मोर एफिशिएंटली कल्टिवेटेड। जब जो छोटी जोतें होती थी तो किसान बड़ी कुशलता के साथ एफिशिएंटली वो अपनी खेती को या कृषि को कर सकता था, उस पर ज़्यादा से ध्यान दे सकता था, उसमें कम श्रम की आवश्यकता होती थी। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लेबर नीडेड, दिस गेव द पीजेंट्स टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज़। और इससे क्या होने लगा, जब खेती में थोड़ा सा कम श्रम की आवश्यकता पड़ती थी तो कृषक अन्य गतिविधियों के लिए भी अपना समय निकाल लेते थे। सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। बच्चों, इन प्रौद्योगिकी में जो बदलाव लाया गया उसमें काफ़ी सारे धन की आवश्यकता पड़ी। Peasants did not have enough money to set up water mills and wind mills. कृषकों के पास इतना पर्याप्त पैसा या धन नहीं था कि वो पंच की वाटर मिल्स या विंड मिल्स को इस्टेब्लिश कर सके। तो ये सब जो सारे मामले होते थे, ये जो पहल होती थी इनके लिए, ये इनिशिएटिव कौन लेता था? इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द लॉर्ड्स, बट पीजेंट्स वर एबल टू टेक। अब बड़ी बड़ी चीज़ों को तो लॉर्ड्स के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन पीजेंट्स भी जो थे, कृषक जो थे, वो भी कुछ अन्य क्षेत्रों में पहल करने में सक्षम हो गए थे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में चेंजेस के लिए। जैसे दे आल्सो स्विच्ड टू दी 3 फील्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप। अब वो मैंने जो आपको बतलाया 3 चक्रीय व्यवस्था फसलों की, है ना, उसके आधार पर वो अपना उसको चेंजेस लेकर आए। अब उन्होंने गांव में बेटा सेटअप स्मॉल फॉर्ज एंड स्मिथ्स इन द विलेजेस। गांव में ही उन्होंने लोहार की दुकानें और भट्टियाँ स्थापित करवा ली। जहाँ पर भट्टियाँ होती थी वहाँ पर लोहे की नोक वाले हल और घोड़े की नाल बनवाई जाती थी या उसकी मरम्मत करवाई जाती थी। वेयर आयरन टिप्ड प्लग्स एंड हॉर्स शूज वर मेड एंड रिपेयर्ड चीपली। कम दामों में, सस्ती दरों पर ये गांव में ही घोड़े की नाल को सुधाराया जा सकता था या बनवाया जा सकता था। उसी तरह से लोहे की जो नोक वाली आयरन टिप्ड प्लग्स होते थे उसको बनवाया या उसको रिपेयर करवाया जाता था। फ्रॉम द 11th century, the personal bonds that had been the basis of feudalism were weakening because economic transactions were becoming more and more money based. बच्चों, जो 11th सेंचुरी के आसपास जो पर्सनल बॉन्ड्स थे, व्यक्तिगत संबंध थे, जो किस पर आधारित थे? फेडरलिज्म पर, है ना। हमने देखा था कि लॉर्ड्स के खेतों में काम करने वाले कृषक पूरी तरह समर्पित होते थे। लॉर्ड्स राजाओं के प्रति समर्पित होते थे, नाइट्स लॉर्ड्स के प्रति समर्पित होते थे, ऐसा। तो ये कमज़ोर पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक अब किस पर आधारित हो गया? मनी पर आधारित हो गया, मनी बेस्ड। लॉर्ड्स फाउंड इट कन्वीनियंट टू आस्क फॉर रेंट इन कैश नॉट सर्विसेज। अब ये होने लगा कि लॉर्ड भी उनकी सेवाओं के बजाय, ठीक है, नकदी लेना उनसे सुविधाजनक लगने लगा। जैसे कोई लैंड रेवेन्यू लेना है तो वो उसके बदले जो पीजेंट्स होते थे वो उनके यहाँ सेवाएं करते थे, काम करते थे, ठीक। लेकिन अब लॉर्ड्स को लगने लगा कि भाई अब इनकी सेवाओं के बदले हमें उनसे नकद लेना चाहिए,
यह अधिक सुविधाजनक लगने लगा और कृषकों ने भी अपनी फसल व्यापारियों को मुद्रा में बेचना शुरू कर दिया। ठीक, वो लॉट्स को देते थे ना, जो टैक्स के तौर पर या सर्विसेज के तौर पर, तो सर्विसेज के फॉर्म में, तो अब इन्होंने अपनी फसलों को दे सेलिंग, कल्टिवेटर्स वर सेलिंग देयर क्रॉप्स फॉर मनी टू ट्रेडर्स एंड हु वुड देन टेक सच गुड्स टू बी सोल्ड इन द टाउन्स। और जो पुनः वो व्यापारी उन वस्तुओं को शहर में बेच देते थे। तो देखा गया कि जो मनी का यूज़ है वो इंक्रीज हो रहा है, धन का बढ़ता उपयोग कीमतों को प्रभावित करने लगा। ठीक, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मनी बिगेन टू इन्फ्लुएंस प्राइसेस। और बच्चों, ये जो खराब फसल के समय बहुत अधिक हो जाती थी। ठीक, धन का उपयोग कीमतों को प्रभावित करने लगा, रेट बढ़ने लगी क्योंकि अब पैसों का, धन का उपयोग होने लगा। और इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा कब बढ़ जाता था? जब फसलें खराब हो जाती थी, जब बैड हार्वेस्ट जो होता था बैड हार्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता था, तब इनकी डिमांड, इसका जो है महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता था। हम अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो इंग्लैंड में 1270 और 1320 के बीच जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे वो लगभग दोगुने हो गए थे। तो ये इस तरह से यूज़ ऑफ मनी जो थी उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा था। अब लॉट्स कैश के फॉर्म में उनसे कलेक्शन कर रहे थे, उन्होंने उनके सर्विसेज को अवेल नहीं करना चाह रहे थे। तो इस तरह से इम्पोर्टेंस जो था मनी का, या कह लीजिए हाँ मनी का, वो बढ़ता चला जा रहा था। नाउ अनदर important content I'm going to explain you about a fourth order, a new town and town people. My dear students, expansion in agriculture was accompanied by growth in three related areas. जैसे जैसे कृषि का विस्तार हुआ उससे 3 क्षेत्रों का संबंध होता चला गया। पहला था पॉपुलेशन, जनसंख्या, सेकंड ट्रेड, थर्ड टाउन्स, जनसंख्या, व्यापार और नगरों, इनका विस्तार हुआ। हम बात करें यूरोप की जनसंख्या की, जो 1000 में लगभग 420 लाख थी, वो 1200 में लगभग 620 लाख हो गई और 13 सेंचुरी में वो लगभग 730 लाख हो गई। तो इस तरह से पॉपुलेशन जो थी वो तेज़ी से बढ़ने लगी। इसके पीछे और क्या तर्क था? इसके पीछे था कि बेटर फूड मींट लॉन्गर लाइफ स्पैन। बेहतर आहार जो होता है वो लंबी जीवन अवधि का एक बेस होता है, एक आधार होता है। तो फूड बेटर फूड, इसने लोगों की जो जीवन अवधि है, लाइफ स्पैन, उसको बढ़ा दिया। बाय द 13th century एन एवरेज यूरोपियन कुड एक्सपेक्टेड टू लिव 10 years लॉन्गर देन इन 8th century। ये कहता है कि इसी बेटर फूड के कारण एक औसत यूरोपीय पर्सन है, उसकी 8th सेंचुरी में जो उम्र होती थी या आयु होती थी उसमें लगभग 10 वर्ष का इजाफा हो गया। कब? 13th सेंचुरी के आसपास। मतलब अगर कोई 50 ईयर्स 8th सेंचुरी में 50 ईयर्स जीता था, तो वो अब लगभग 13th सेंचुरी में आते आते उसकी एज 10 ईयर्स अधिक हो जाती है, मतलब 60 ईयर्स। उस समय अगर कोई 50 वर्ष तक जीवित रह पाता है तो अब 60 वर्ष तक जीवित रह पाएगा। क्यों? क्योंकि बेटर फूड को यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। विमेन एंड गर्ल हैड शॉर्टर लाइफ स्पेन कंपेयर टू मेन। जो महिलाएं, स्त्रियां और बच्चों की जीवन अवधि होती थी बेटा, छोटी होती थी पुरुषों की तुलना में। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ लैटर एट बेटर फूड। क्योंकि जो मैन होता था, पुरुष वर्ग होता था, वो बेहतर भोजन करता था। इस वजह से उनकी आयु जो होती लंबी होती थी, जबकि स्त्रियों और बालिकाओं की जो जीवन अवधि होती थी वो छोटी होती थी। द टाउन्स ऑफ द रोमन एम्पायर हैड बिकम डिजर्टेड एंड ruined आफ्टर इट्स फॉल। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजड़ गए, तबाह हो गए। बट फ्रॉम द 11th century as agricultural increased and became able to sustain higher level of population, town began to grow again. बच्चों, जैसे जैसे कृषि का विस्तार हुआ वैसे वैसे अधिक जनसंख्या का भार अब सहन करने में सक्षम हो गई, तो फिर नगर भी बढ़ने लगे। और जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था
वो उन्हें एक ऐसे स्थान पर बेचने के लिए अपनी आवश्यकता को महसूस करने लगे जहां वो अपनी फसलों को बेच सके, ऐसे एक बिक्री केंद्र को स्थापित कर सके। ऐसी जो उनकी ज़रूरतें आने लगी। पेजेंट्स हु हैड सरप्लस ग्रेन टू सेल नीडेड अ प्लेस वेयर दे कुड सेट अप अ सेलिंग सेंटर एंड वेयर दे कुड बाय टूल्स एंड क्लॉथ्स। ठीक, जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन था वो उसे बेचने के लिए एक बिक्री केंद्र स्थापित करना चाह रहे थे, और वहाँ से वे अपने लिए उपकरण और कपड़े खरीद सके, ऐसी भी ज़रूरतें वो महसूस करने लगे। अब इन ज़रूरतों की वजह से क्या होने लगा कि हाट मेलों को बढ़ावा दिया जाने लगा। हाट बाजार है ना, छोटे छोटे जो खरीदारी या बेचने के जो केंद्र थे उनका उनका डेवलपमेंट होता है। उनमें धीरे धीरे नगरों के लक्षण आने लगे कि किस तरह से टाउन्स होते हैं, है ना। अब नगर चौक बनने लगे, चर्च बनने लगी, सड़कें बनने लगी, सड़कें जहाँ पर व्यापारी अपने घर और दुकानों का निर्माण कर सकते थे, उनके ऑफिसेस खुलने लगे, है ना, जहाँ से वे उस पूरे नगर पर शासन कर सकते थे, व्यापार के माध्यम से। और इसके अलावा बेटा जो दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास होने लगा, बड़े बड़े टाउन्स का दुर्गों का निर्माण होने लगा। बिशप्स है ना, बिशप्स जो थे उनकी जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ इन सब का विकास होने लगा। मतलब कि जो जो टाउन्स थे वो डेवलप होने लगे। कहाँ कहाँ? अराउंड लार्ज कास्टल्स, दुर्ग के चारों ओर, बिशप्स स्टेट्स, बिशप की जागीरों के आसपास, और जो चर्च थी बेटा उनके आसपास टाउन्स अब वो डेवलप होने लगे थे, जहाँ पर उनके खुद के टाउन स्क्वायर्स थे, चर्च थी, रोड्स के किनारे मर्चेंट्स अपने लिए शॉप्स और होम्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो देखा ये जाने लगा कि अब धीरे धीरे नए नगरों का डेवलपमेंट होने लगा, वहाँ पर नए तरह के टाउन्स पीपल से वो आने लगे। In towns initiated of service, people paid a tax to the lords who owned the land on which the town stood. बच्चों, अब नगरों में सेवा के स्थान पर लॉर्डों को उनकी भूमि पर जो नगर बस रहे थे उन लोगों ने अब कर देना शुरू कर दिया। ठीक, टाउन ऑफर्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ पैड वर्क एंड फ्रीडम फ्रॉम द लॉर्ड्स कंट्रोल। बच्चों, नगरों ने क्या किया, जो यंग पीपल थे, पीजेंट फैमिली को बिलोंग करते थे, उन लोगों को पेड वर्क दिलवाया, वैतनिक कार्य, काम के बदले पैसा। और उन्हें क्या कौन सा अवसर प्रदान करवाया, उन्हें कौन सी संभावनाएं प्रदान की? फ्रीडम फ्रॉम द लॉर्ड्स कंट्रोल। जो लॉर्ड के नियंत्रण में रह करके रहते उन्हें फ्रीडम, उनसे मुक्ति दिलवाने की संभावनाएं उन्होंने प्रदान की। टाउन एयर मैक्स फ्री। बच्चों, नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत थी। इसमें क्या बात थी देखिए, सर्फ यानी कि जो कृषिदास होते हैं, स्वतंत्र इच्छा की रखने वाले जितने भी कृषिदास थे वो भाग करके शहरों में छुप जाते थे। मैनी सर्फ्स कार्विंग टू बी फ्री रैन अवे एंड हिड इन टाउन। अब अपने वो जहाँ भाग गए, छुप गए, तो अपने लॉर्ड की नज़रों में से एक वर्ष व एक दिन अगर वो व्यक्ति छिपा रहता था और वो लॉर्ड की नज़रों में नहीं आता था या लॉर्ड उसको नहीं खोज पाता था, तब वो जो सर्फ होता था, कृषिदास होता था, अब वो एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। ओके, ही वुड बिकेम अ फ्री मैन एंड मैनी पीपल इन टाउन्स वर फ्री पीजेंट्स और स्कैप्ड सर्फ्स हु प्रोवाइडेड अनस्किल्ड लेबर। बच्चों, नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक थे, फ्री पीजेंट्स थे, या तो फिर वो भगोड़े कृषिदास थे, स्कैप्ड सर्फ थे। ठीक है, और अगर कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो वो अनस्किल्ड थे, अनस्किल्ड लेबर, वो अकुशल श्रमिक हुआ करते थे। शॉपकीपर्स एंड मर्चेंट्स वर न्यूमरस। जो नए नगरों का निर्माण हो रहा था उसमें दुकानदार और व्यापारी बहुतायत में थे बेटा। बाद में लेटर देयर वाज नीडेड फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशलाइज्ड स्किल। फिर बाद में जो है यहाँ स्पेशल स्किल्ड वाले व्यक्तियों की, जैसे कि हम बात करें बैंकर्स की, साहूकार एंड लॉयर्स, वकीलों की आवश्यकता फिर बढ़ने लगी थी। और बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 के आसपास होती थी, और एक कहा जाता था दे कुड बी सेड टू हैव फॉर्म अ फोर्थ ऑर्डर। और इन सभी लोगों ने मिल करके, जो फ्री पीजेंट्स थे, सर्फ्स थे,
बैंकर्स थे, लॉयर्स थे, इन सभी लोगों ने मिलकर के एक फोर्थ ऑर्डर को फॉर्म कर लिया है, बना लिया था, समाज में चौथा वर्ग बना लिया था, ऐसा कहा जाने लगा था। नाउ जो फर्स्ट पैराग्राफ इज रिलेटेड टू गिल्ड्स। गिल्ड्स, द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाज द गिल्ड। आर्थिक संस्था का आधार गिल्ड था, ठीक है। इच क्राफ्ट और इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज इनटू अ गिल्ड। जो भी उद्योग या शिल्प से संबंधित कार्य था या उद्योग था वो श्रेणी के रूप में संगठित था। और ये होता क्या था बेटा, श्रेणी होती क्या थी, गिल्ड होते थे, क्या होते थे, एन एसोसिएशन विच कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स प्राइजेस एंड इट्स सेल। बच्चों, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करता था, उसके प्राइसेस को मेंटेन करता था, उसकी सेलिंग को मेंटेन करता था, उस पर कंट्रोल करती थी वो उसको। द गिल्ड हॉल वाज द फीचर ऑफ एवरी टाउन। ठीक, सभी लगभग प्रत्येक नगर में एक श्रेणी सभागार होता था, गिल्ड हॉल होता था, यह आवश्यक अंग होता था और यह अनुष्ठानिक समारोहों के लिए था। ये बेटा ये जो गिल्ड हॉल होता था ये सेरेमोनियल फंक्शंस को कंडक्ट करने के लिए किया जाता था। और ये इस हॉल में, इस गिल्ड हॉल में सभी, जहाँ गिल्डों के प्रधान मिलते थे, सभी प्रकार के व्यापारियों के जो गिल्ड्स होते थे वो यहाँ पर में मिलते थे औपचारिक तौर पर। फॉर्मली दे मेट इन दिस हॉल एंड गार्ड्स पेट्रोल द टाउन वॉल्स। और बेटा जो नगर के पहरेदार होते थे वो चारों ओर गश्त लगा करके शांति बनाए रखने के लिए काम करते थे। और म्यूजिशियंस वर कॉल्ड टू प्ले एट फीस्ट एंड इन सिविक प्रोसेशन। बच्चों, संगीतकारों को यहाँ जब प्रीति भोज होता था, फेस्ट होता था और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलवाया जाता था। एंड इनकीपर्स लुक्ड आफ्टर ट्रैवलर्स। और जो सराय बनाई जाती थी जहाँ यात्री आके ठहरते थे, तो सराय वाले जो होते थे वो यात्रियों की देखभाल करते थे। तो इस तरह से ये गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने आपको बतलाया। बाय द 11th सेंचुरी न्यू ट्रेड रूट्स विद वेस्ट एशिया वर डेवलपिंग। बच्चों, 11th सेंचुरी आते आते वेस्ट एशिया के साथ अब न्यू ट्रेड रूट्स अब डेवलप होने लगे थे। स्कैंडिनेविया के जो ट्रेडर्स थे वो क्लॉथ के बदले, कपड़े के बदले यहाँ से फर लेके जाते थे। शिकारी बाज लेने के लिए वो बड़ी दूर से चल कर आते थे, है ना। ये शिकारी बाज हंटिंग हॉक्स फॉर क्लॉथ, है ना। इंग्लिश ट्रेडर्स केम टू सेल टीन। बच्चों, ये इंग्लिश ट्रेडर्स जो थे वो रांगा बेचने के लिए यहाँ पर आते थे। हम फ्रांस के बारे में परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। 12th सेंचुरी तक जो फ्रांस था, ठीक, बाय द 12th सेंचुरी कॉमर्स एंड क्राफ्ट्स बिगेन टू ग्रो। वाणिज्य और शिल्प जो था वो विकसित होने लगा था। एंड अर्लियर क्राफ्ट्समैन यूज टू ट्रेवल फ्रॉम मैनर टू मैनर। पहले बच्चों जो दस्तकार होते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे, वे अपने सामान को बेचने के लिए एक मैनर से दूसरे मैनर में जाना पड़ता था। ये लॉर्ड्स के होते थे ना मैनर, तो एक मैनर से दूसरे मैनर में जाना पड़ता था। परंतु अब उन्होंने क्या काम किया, नाउ दे फाउंड इट ईजियर टू सेटल इन वन प्लेस वेयर गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड एंड ट्रेडेड फॉर फूड। बच्चों, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता था उस एक स्थान पर बसना उन्होंने आसान समझा और वहाँ से उत्पादन करके फिर अपनी आजीविका के लिए वो व्यापार वहाँ से कर सकते थे। As the number of towns grew and trade continued to expand, town merchant became rich and powerful. जैसे जैसे नगरों की जनसंख्या बढ़ने लगी, व्यापारियों का व्यापार का विस्तार होता गया, नगर के व्यापारी और अधिक धनी होने लगे, अमीर होने लगे और पावरफुल यानी शक्तिशाली भी होने लगी। एंड राइवल द पावर ऑफ द नोबिलिटी। और अभिजात्यता के लिए, जो नोबिलिटी के पास जो पावर थे उसके लिए, नोबिलिटीज के लिए फिर वो प्रतिस्पर्धा भी करने लगे थे। Now we have to understand about the cathedral towns. ये कैथेड्रल टाउन्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम देखते हैं। One of the ways that rich merchants spent their money was the making donation to churches. चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। ठीक, 12th सेंचुरी के आसपास में क्या हुआ कि बड़ी लार्ज चर्च जो थी उसको तैयार किया जाने लगा, उसका निर्माण होने लगा। और बेटा ये कहलाने लगे कॉल्ड कैथेड्रल्स, ये कहलाने लगे कैथेड्रल। ये कहाँ बनाए जा रहे थे, ये फ्रांस में बनाए जा रहे थे।
दिस बिलोंग टू मोनास्ट्रीज। बच्चों जो चर्च होती थी ये मठों से संबद्ध होती थी। इनका संबंध किससे होता था? मठों से होता था, या उनकी संपत्ति हुआ करते थे। पर बट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर कंस्ट्रक्शन विद देयर ऑन लेबर, मटेरियल और मनी। बच्चों ये जो कैथेड्रल चर्च होती थी ये मठों की संपत्ति थे, पर फ्रांस के विभिन्न समूहों ने अपने लेबर यानी श्रम के आधार पर वस्तुओं को देकर के और धन से इनका निर्माण करने में सहयोग दिया था। कैथेड्रल्स वर बिल्ट ऑफ स्टोन, ये पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में बहुत समय लग जाता था, बहुत अनेक वर्ष लग जाते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथेड्रल के आसपास का जो क्षेत्र था वो अधिक बस गया। जब इसको बनाने का काम शुरू हुआ तो इसके आसपास का एरिया कैसे हो गया बेटा? ये यहाँ आसपास बहुत सारे लोग बसने लगे थे। और जब उसका निर्माण पूरा हुआ, ठीक, व्हेन दे वर कंप्लीटेड दे बिकेम सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। जैसे ही इसका काम कंप्लीट हो गया तो फिर ये तीर्थ स्थल बन गए, और इस प्रकार स्मॉल टाउन्स डेवलप्ड अराउंड देम, और इस तरह से इसके चारों ओर एक नगर का, छोटे नगर के रूप में विकसित हो गया। कैथेड्रल्स वर डिजाइन्ड so that the priest's voice could be heard clearly within the hall where large numbers of people gathered। बच्चों कैथेड्रल को इस प्रकार बनाया जाता था कि पादरी की आवाज़ लोग जो वहाँ जमा होते थे उस सभागार में वो साफ सुनाई पड़े, एंड सो दैट द सिंगिंग बाय द मॉन्क्स कुड साउंड ब्यूटीफुल, और साथ ही जो भिक्षु वहाँ पे गायन करते थे उनकी आवाज़ अधिक मधुर सुनाई पड़े, इस तरह का तैयार किया जाता था। और साथ ही लोगों को प्रेयर करने के लिए बुलाने के लिए जो घंटियाँ होती थी उसको दूर तक सुनाई पड़े, इस तरह से भी उसका निर्माण किया जाता था। जो बेटा उसकी विंडोज़ होती थी उसमें स्टेंड ग्लास का यूज़ किया जाता था। स्टेंड ग्लास वाज यूज्ड फॉर विंडोज़। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट वुड मेक देम रेडिएंट फॉर द पीपल इनसाइड द कैथेड्रल। जब रात के समय, दिन के समय जब सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो कैथेड्रल के अंदर जो भी व्यक्ति होते थे उनके लिए वो चमकदार धूप या चमकदार प्रकाश के तौर पर उभर करके आता था। और जब सनसेट होता था द स्टैंड ग्लास विंडोज नैरेटेड द जो सनसेट के समय सनसेट द लाइट ऑफ कैंडल्स वुड मेक देम विजिबल फॉर टू पीपल आउटसाइड। और जब सूर्यास्त के समय जब मोमबत्तियाँ की रोशनी होती थी उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी, बाहर के लोग देख सकते थे, है ना। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको तैयार कराया जाता था। और बेटा जो स्टैंड ग्लास होते थे विंडोज़ नैरेटेड द स्टोरीज इन द बाइबल थ्रू पिक्चर विच इलिटरेट पीपल कुड रीड। ये जो स्टैंड ग्लास होते थे इनकी खिड़कियों पर जो है चित्र बने होते थे, उसमें बाइबल की कथाओं का वर्णन किया जाता था जिसे जो इलिटरेट पीपल है, अनपढ़ व्यक्ति भी वो पढ़ सके, इस तरह का उसे तैयार किया जाता था। बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे के लिए हम जो है इसके लिए अगला वीडियो बना करके आपको पोस्ट करेंगे। अगर इसमें आपको कोई परेशानी महसूस होती है तो कृपया कर आप मुझसे संपर्क करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।